हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में। तो इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी के इसके प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में देखा था कि हमने कैसे माइक्रोब को यूज किया जाता है डिफरेंट ह्यूमन वेलफेयर के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा। आज हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बने हैं उनका एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए नेट रिविजन सीरीज के अंदर पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में कि एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है यहाँ पे। चलिए, तो बायोटेक्नोलॉजी हैज given to the human several useful products by using the microbes, plants, animals and their metabolic machinery का यूज करके उन्होंने ह्यूमंस के लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मिले हैं। हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात जो हम करते हैं हैज मेड इट पॉसिबल टू इंजीनियर्स, है ना, कि यहाँ पे इन्होंने इंजीनियर्स के लिए क्या किया, इंजीनियर्स एंड इंजीनियर माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल सच दे हैव ए नोबल कैपेबिलिटीज। उन्होंने कहा कि डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम क्या करते हैं, हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं किसके अंदर, माइक्रोब्स पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, और उनसे बहुत सारी इतनी यूजफुल, है ना, कैपेबल चीजें हम उनको बना सकते हैं वहाँ पे ना। तो यहाँ पे देखने को मिलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ हमारा, हैज बीन क्रिएटेड बाय द यूजिंग द मेथड्स अदर then natural methods to transfer one or more gene from one organism to another। तो generally using techniques such as recombinant DNA। तो naturally भी हम क्या करते थे, हम डीएनए को ट्रांसफर करते थे, पर उसके तक लिमिटेशंस थी कुछ चीज़ों के साथ। पर जेनेटिकली जो कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, तो आज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी अच्छी तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं। हमारा द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज इसमें देखने को मिलता है। इसमें थेरापेटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा हमारा, है ना, डायग्नोसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और एग्रीकल्चर्स के लिए इसका यूज हो रहा है, प्रोसेस फूड के रूप में इसका यूज हो रहा है, बायो रेमिडेशंस के लिए इनका यूज हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज हो रहा है एंड एनर्जी प्रोडक्शन तक इनमें यूज हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत वास्ट हमें मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा यूजेस देखने को मिल रहा है। मान के चलिए कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वो छोटे छोटे कमरे में सिमटती चली जा रही हैं आज बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। The three critical researches areas of biotechnology के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे क्या है, providing the best catalyst in the form of improved organism, usually microbes और pure enzymes के रूप में हमारा। Second, creating the optimal condition through engineering for the catalyst to act के लिए। और थर्ड है हमारा downstream processing technology to purify the protein and organic compounds में हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट रिसर्च एरिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे हम किस किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट इसको एस्पेक्ट में हम बांट के चल रहे हैं, कैटेगरी में बांट के चल रहे हैं। पहला हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के, हमें बायोटेक्नोलॉजी का हमने क्या यूज किया और क्या ऑब्टेन किया हमने। फूड प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हमने बायोटेक्नोलॉजी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया और हमारी फूड प्रोडक्शन को क्या किया, इंक्रीज किया बाय एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज एक्सपेंसिव एज देयर आर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज। जब हम ट्रेडिशनल जब फार्मिंग करते थे हमारी, है ना, जो केमिकल बेस्ड थी, जिसमें हम क्या करते, केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते थे, तो ये क्या करता, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी खत्म करता था और साथ साथ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हमारा खेती के ऊपर जब जा रहे थे वो भी बढ़ रहा था। तो ये इन सब चीज़ों को हमारी निजात मिली हमारा। हम किस पे चले आए, हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चले आए हैं और जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर को हमने फॉर्मेशन किया। हमने कुछ ऐसे ऐसी क्रॉप तैयार करी जो डिफरेंट इन अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ग्रो कर सकती थी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें दे सकते थे। द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। हमने पढ़ा था ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में, हमने पढ़ा था, है ना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पढ़ा, इंडिया में डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में बात किया था। यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करते हुए हमने हमारे प्रोडक्ट को हमने क्या, प्रोडक्टिविटी को हमने क्या किया, इंक्रीज किया हमने। ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन ट्रिपल टाइम, 3 टाइम हमारा वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा। बट इट हैज़ ए लिमिटेशंस
as further increase in the yield and existing variety are not possible using the conventional breeding। हमारे ये बढ़ितों पर इसके साथ भी क्या हुआ, एक लिमिटेशन है कि हम इससे ज़्यादा अब नहीं जा सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नई तरीके के जीन्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना, जो कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जो प्लांट जो करते थे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीके से करते थे उसमें पॉसिबल नहीं था। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हमने अप्लाइड किया जीएमओ को इन एग्रीकल्चर के अंदर, इज ए मेथड थ्रू विच मैनी इश्यूज विच कन्वेंशनल फार्मिंग कैन बी सोल्व। तो जब जीएमओ को हमने यूज किया तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग हम कर रहे थे, परंपरागत खेती कर रहे थे, उससे जुड़े कई सारे इश्यूज थे, उसको उन्होंने यहाँ पे सोल्व किया। यहाँ पे देखने को मिला जीएम प्लांट्स हैज बीन यूजफुल इन मैनी वे, कई तरीके से यूजफुल थे, है ना। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो हुआ, क्या हुआ उनसे, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। जो जीएम फ्रूट बने हमारे, जो हमारी क्रॉप आई वो क्या थे, हमारी एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि कोल्ड, ठंड से अधिक ठंड पड़ जाना तो फसल खराब हो जाती थी, ड्रॉट, सूखा पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती, साल्ट सैलिनिटी अगर बढ़ जाए, लवणता बढ़ जाए जो भूमि की, तो उसमें फसल का प्रॉब्लम होती थी, और हीट ज़्यादा गर्मी हो तो भी प्रॉब्लम। तो इन सब चीज़ों से, है ना, जीएम क्रॉप्स हमारी क्या हुआ, लड़ने में तैयार रही, हमारी उन सबको परिस्थिति को सहन कर सकती थी। रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, है ना, जो हमारे जो ट्रेडिशनल खेती करते थे वहाँ पे जो केमिकल पे हम जो बेचते हमारे, उस रिलायंस को, मतलब उस जिम्मे वो जो उस पर डिपेंडेंसी थी केमिकल की, उसको हमने क्या किया, कम कर दिया हमने। हमारा हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, यही नहीं कि खेती होने के बाद जब किसान जब अपने फसल को मंडी तक बेचने जाता है तो उस दौरान भी क्या होते हैं, कई तरीके के नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। कई जगह कई बार फसल सड़ जाती है, मतलब फ्रूट्स बने हमारा तो सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, है ना, क्योंकि सारा बल्क में नहीं बिक रहा है हमारा। तो वो इस तरीके के लॉसेस को भी कम करने में हमारा जीएम क्रॉप्स ने हमारा काम लिया। हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजिंग बाय द प्लांट, हमने प्लांट्स को ऐसा बना लिया ताकि वो जमीन से ज़्यादा मिनरल्स को क्या करें, एब्जॉर्ब कर सकें, ताकि हम एनपीके जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं उसका हमारे डिपेंडेंसी नहीं रहे। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, है ना। तो इसने क्या हुआ, इससे ज़्यादा जो फर्टिलिटी को जो होता है हमारा, जो जल्दी जो मिनरल्स है हमारा, उसको फर्टिलिटी जल्दी से जो हमारी फर्टिलिटी खराब होती थी उससे हमने उसको बचा पाएंगे हमारा। तो एफिशिएंसी हमने प्लांट की बढ़ा दी कि वो मिनरल्स को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, सही ढंग से उसका यूज़ करेंगे। और लास्ट है हमारा इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, हमने कुछ ऐसे जीन्स उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए जिससे क्या हुआ, हमारा ऐसी क्रॉप्स हमारे या फ्रूट्स तैयार हुए हमारे जिनके अंदर नेचुरली विटामिन प्रेजेंट थे। जैसे कि विटामिन ए इनरिच राइस का तैयार किया, जिसे हम गोल्डन राइस भी कहते हैं हमारा। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हमारे ना देश से होते हैं, वहाँ पे क्या था, विटामिन ए की कमी थी, तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी होती थी, तो उनको ये फूड नहीं मिल पाता, तो हमने ऐसा राइस डेवलप किया जिसमें नेचुरली क्या हमारा विटामिन ए प्रेजेंट था हमारा। हमने वो राइस उन बच्चों को दिया, वहाँ के जो लोगों को दिया, तो उनको क्या हुआ, उस नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी से बचने में मदद मिली, यहाँ पे देखने को मिला हमारा। तो इस प्रकार से हमने इसको डेवलप किया हमारा। सो जीएम has been used to create a tailor-made plan to supply alternative resources to the industries में हमने क्या किया, in form of starches, fuels and pharmaceuticals के रूप में भी इनको हमने यूज करना शुरू किया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रेडीमेड हमें तैयार इंडस्ट्रीज के लिए रेडीमेड सप्लीमेंट्स सप्लाई तैयार मिली हमारे। सही, हम और जीएम के बारे में बात करें तो हमने क्या किया, हिरुडीन एक प्रोटीन होती है जो ब्लड कोगुलेशंस का काम करती है, आपको मालूम है। तो हमने क्या किया, हिरुडीन की जीन को हमने क्या किया, हमारा ब्रेसिका नेपस में डाल दिया हमारा, और जब उसके जो डेवलपमेंट हुआ तो उसके सीड से हमने वो जीन को प्राप्त किया, और वहां से हमने हिरुडीन की जीन को प्राप्त करके हमारा क्या प्रोटीन को प्राप्त कर लिया। तो मालूम है ब्लड कोगुलेशंस में काम आता है। ऐसे टोमेटो सेवर के बारे में आपने सुना होगा हमारा, है ना, फ्लेवर सेवर के बारे में आपने सुना होगा। हमने ऐसे टोमेटोज को डेवलप किया जाकि जिनको पोस्ट हार्वेस्टर लॉस्ट हमारे कम हो सके। वो टमाटर जैसे बारे में देखा होगा, जो आजकल टमाटर आते हैं ना, एक जैसी साइज के दिखते हैं, और जल्दी से उनके क्या होते हैं, हमारी जो उसकी फ्रूट वॉल्स होती है वो ज़्यादा जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है हमारे। तो टमाटर लंबे समय तक हमारे क्या होते हैं, सेव बने रहते हैं हमारे, लंबे समय तक वो हमारे ताज़ा बने रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया, उस तरह की जीएम क्रॉप्स को हमने डेवलप किया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे
कुछ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स के बारे में बात करते हैं हमारा। इट रिड्यूस द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो हमने कुछ ऐसे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट डेवलप किए जिनके यूज करने से क्या हुआ, हमारी पेस्टिसाइड्स पर हमारी क्या जो निर्भरता वो हमारी कम हुई। बीटी टॉक्सिन जीन हमने उसमें डाला, हमारा जीन्स फ्रॉम द बैसिलस, है ना, बैक्टीरियम कॉल द बैसिलस थुरिंजेंसिस, है ना। तो बीटी के लिए पूछा था, बीटी किसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पे बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस के लिए होता है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं याद रखना हमारा। हैज बीन क्लोन एंड been expressed in the plants to provide resistance to the insect without the need of insecticides, in effect created a biopesticides. Example, bt cotton, bt corn, bt rice, bt tomatoes, potatoes and soya beans का प्रोडक्शन किया। हमने क्या किया, हमने एक बीटी टॉक्सिन तैयार किया, हमारा हमने एक बैक्टीरिया था उसमें बैसिलस थुरिंजेंसिस, उससे वहाँ पे हमने क्लोन करके हमने क्या किया, एक इस तरीके की जीन्स को प्रोवाइड किया जो कि इनके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसकी वजह से, है ना, ये जो कैटरपिलर्स होते हैं हमारे, कई होते हैं जो कि इनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे हमारे प्लांट्स क्या हुआ, हमारे, है ना, पेस्ट से जो पीड़क थे, हमारे जो पेस्ट होते हैं हमारे जो उनको नष्ट करते थे, है ना, क्या करते थे हमारे, तो प्लांट्स के लीव्स को खा जाएंगे या फिर उसमें क्या करते हैं फ्रूट्स में छेद कर जाएंगे, जिससे हमारे फ्रूट की प्रोडक्टिविटी क्या होती, कम होती थी। तो हमने ऐसा बीटी टॉक्सिन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो इससे बचने के लिए पहले क्या था, हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते थे बचने के लिए, तो हमने ऐसी तरीके की जीन इंट्रोड्यूस उनके अंदर कर दी ताकि वो ये कीड़े उनके अंदर लगे ही नहीं पाए इस तरीके के अंदर देखने को। और इस तरह की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनी उसको हमने क्या बोला, बीटी क्रॉप बोला। जैसे ऐसा ना बीटी कॉटन्स को बनाया, बीटी कॉर्न को बनाया, बीटी राइस बनाए, टोमेटोज बनाए, पोटैटोज बनाए और सोयाबीन्स का हमने फॉर्मेशन किया जो कि पेस्टिसाइड पर निर्भरता को कम करते थे। जैसे बात करते हैं बीटी कॉटन के बारे में, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजेंसिस की बात करते हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन डेट किल द सर्टेन इंसेक्ट सच एज, है ना, लेपिडोप्टेरॉन्स, है ना। जैसे कि बात करें ग्रुप्स की बात करते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि लेपिडोप्टेरॉन्स होते हैं हमारे, जो कि टोबैको में तो बर्ड वॉर्म्स और आर्म वॉर्म्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं हमारा। जैसे कुछ ग्रुप होते हैं कोलेप्टेरॉन्स जो कि बीटल्स के ग्रुप के हमारा, और डिप्थीरियंस यानी फाइल्स और मॉस्किटोस ग्रुप्स आते हैं हमारे इनके लिए। तो बीटी थुरिंजेंसिस फ्रॉम द प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ के अंदर, दीज क्रिस्टल्स कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं हमारा। यहाँ पे देखें, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज ए इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, डज इट नॉट किल द बैक्टीरिया बट वंस एन इंसेक्ट indigest the inactive toxins, it is converted into active form of toxin to insect gut due to the alkaline pH of the gut, which solubilize the crystals. This activated toxin bind to the surface of midgut epithelial cells and create the pores that cause cell swelling and lysis that eventually cause the death of the insect. देखो बेसिक सीधी बात है, जो बीटी टॉक्सिन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बीटी प्रोटीन्स बना हमारा। ये बीटी प्रोटीन्स होता है इन जिस प्लांट में क्या उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर जब जैसे ये इंसेक्ट की हम बात करते हैं हमारा, जब ये उसको खाते हैं उसके अंदर, तो ये बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव कंडीशंस में रहता है और जब इंसेक्ट उसको खाता है तब क्या होता है, उसके गट में पहुंचकर जब एल्कलाइन पीएच वहाँ पे होती है, उस कंडीशन में एल्कलाइन पीएच में ये क्या होता है हमारा, ये टॉक्सिन इनएक्टिव हो जाता है और ये क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन जो गट के इंटेस्टाइन में जाएंगे, एल्कलाइन कंडीशन में वो एक्टिव हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, जो इंसेक्ट होते हैं इंसेक्ट के इंटेस्टाइन को क्या करेंगे, परफोरेटेड कर देते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जिसकी से इंसेक्ट की क्या होती है, डेथ हो जाएगी। तो फिर इंसेक्ट क्या होते हैं, आगे चलकर और प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने बीटी टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन किया। दिस टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन नेम द क्राई, जो ये स्पेशल प्रोटीन थी इसको हमने किससे करते हैं, क्राई वर्ड CRY से हमने इसको नाम देते हैं हमारा। देयर आर ए नंबर्स ऑफ क्राई जीन्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं इनके अंदर फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अ इंसेक्ट। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन एनकोडेड बाय द क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB की बात करें, जो प्रोटीन है हमारी बनी है ना, ये कंट्रोल करती है किसको, कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करती है यहाँ पे। ऐसे ही हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि क्राई फर्स्ट AB की बात करूं, है ना, तो ये कॉर्न बोरल को, है ना, छेदक जो होते हैं हमारे उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं और क्राई फर्स्ट AB जो बात आती है हमारी, वो बॉर्न कोरल्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं इनके अंदर। यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हैं कॉटन बॉल्स के अंदर हमें डिस्ट्रॉयड बाय द बॉल वॉर्म्स के द्वारा, ए हमारा देखो डिस्ट्रॉयड हो गया हमारा, और बी फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल्स को देखिए हमारा, तो ये पहले नुकसान हो जाता था, बाद में अब नुकसान नहीं होना, पे डेवलपमेंट हमें देखने का, इस पे कोलबोरन्स नहीं लगे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बॉलवॉर्म्स नहीं मिले। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारे इसमें करते हैं जैसे बीटी टॉक्सिन्स का यूज किया, ऐसे हमने क्या किया, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया, जैसे बोलते हैं आरएनएआई, इसको बोलते हैं। आरएनएआई टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एट मेथड्स ऑफ सेल्यूलर डिफेंस के लेवल पर ये काम करता है हमारा यहाँ पे। इन दिस मेथड mRNA is degraded by the complementaries double stranded RNA, or simply we can say this double stranded DNA silence the translation of specific mRNA से mRNA साइलेंसिंग कहते हैं। तो हमने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है हमारा, mRNA का फॉर्म है, और mRNA क्या होता है, आगे चल के प्रोटीन का कोड करता है। तो हमने क्या किया, जब डीएनए से क्या बना, जब mRNA का बन रहा है हमने, तो उस mRNA की में इस तरीके की सीक्वेंसिंग में कोडिंग कर दी हमारी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही ना कर पाए अपने आप को। तो जब रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इससे हमने क्या mRNA को क्या साइलेंस करते हैं, mRNA साइलेंस टेक्निक भी हम इसको कह देते हैं यहाँ पे। दिस टेक्निक इज यूज फॉर द मेकिंग पेस्ट रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाने में हमारी मदद किया है यहाँ पे। एक निमेटोड होता है, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, एक इंसेक्ट होता है, द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा, उनको नुकसान पहुंचाता है एंड कोजेस ए ग्रेट रिडक्शन द यील्ड। और जो ये जो निमेटोड है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये क्या होता है, टोबैको के रूट को क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्या होता है, उनके टोबैको प्लांट्स की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। और आपको मालूम है टोबैको प्लांट क्या होता है, आपका जैसे तंबाकू बनता है, उसके स्पेसिफिक फ्लेवर के लिए जिम्मेदार होता है हमारा, उसी बात पे करता है, तो उसको रूट्स को इन्फेक्ट करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती है हमारी। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नेचुरल है ना जीन ट्रांसफर का हमने यूज किया। क्या होता है हमारा, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज किया, टूमिफिकेंस का यूज किया। निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट के अंदर हमने क्या हो गया, एक ऐसी जीन्स को हमने डाल दिया हमारा, है ना। टू सोर्स ऑफ दिस जीन कुड बी फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय द वायरस हैविंग द आरएनए जीनोम से हमने लिया हमारा। और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो कि ट्रांसपोंसर्स के रूप में काम करते हैं, डेट रिप्लिकेंट बाय द आरएनए इंटरमीडिएट के रूप में इन्होंने क्या किया, काम किया वहाँ पे। यहाँ पे दिस इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इज प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। हमने क्या किया, डीएनए से क्या बनाया, आरएनए को बनाया। अब यहाँ पे जो आरएनए बना, हमने क्या किया, हमारा यहाँ पे सेंस और नॉन एंटी और एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स के अंदर फॉर्मेशन हुआ। दिस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना, फॉर्म्ड ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन किया, डेट इनिशिएट आरएनआई को इंट्रोड्यूस किया एंड डिग्रेड द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमेटोड को उन्होंने क्या किया, डिग्रेड कर दिया। व्हिच ट्रांसलेटिंग प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल, और वो जो एमआरएनए था उसके अंदर वो क्या काम कर रहा था, वो स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने में काम कर, जो कि इन्फेक्शन कर रहा था टोबैको रूट को हमने। तो इस एमआरएनए जो तो बना था, जो उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, उसको हमने क्या किया, दूसरे एमआरएनए से क्या किया, रिप्लेस कर दिया, सो दैट पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। तो ये एमआरएनए से हमारे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। अब वो क्या होगा, वो इस प्रकार की जो हमारे जो पैरासाइट की बात करें, उनके क्या होता है, हमारे लार के अंदर स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते थे, जो ही क्या करते थे, उस टोबैको प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते थे। तो हमने क्या किया, इस तरीके की उस एमआरएनए में साइलेंसिंग कर दी, तो उसके सलाइवा में क्या हुआ, उस तरह का एंजाइम प्रेजेंट नहीं हो पाया, और उसने इस वजह से टोबैको प्लांट को नुकसान नहीं कर पाया। यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे इस तरीके से। तो एमआरएनए साइलेंसिंग टेक्निक का यूज करते हैं, आरएनआई टेक्निक का यूज करते हैं। देखिए, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड ट्रिगल प्रोडक्शन अगेंस्ट द निमेटोड इन्फेस्टेशंस की बात करते हैं हमारा। जब वर्म का इन्फेक्शन होता है उसे इन्फेस्टेशन कहते हैं हमारा। ए रूट ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स के आप रूट देख सकते हैं, आपको देखिए पूरा यहाँ पे खत्म कर दिया इन्होंने हमारा। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट रूट को देखिए, 5 days आफ्टर डिलीबेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू द नोबल मैकेनिज्म के द्वारा, देखो रूट हमारे यहाँ पे बच गए, यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन फील्ड में हमारा क्या रोल यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आर एम्प्लॉयड इन मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है हमारा। द रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स डू नॉट इंट्रोड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज विच इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। जनरली क्या होता है, जब नॉन ह्यूमन सोर्सेज से जब हम किसी को प्रोडक्ट को लेते थे, है ना, तो वो क्या करता
करता था, हमारा इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स देते थे। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स का भी हम बात करते थे पहले, तो पहले क्या था, जो सुअर की जो पैंक्रियाज होता है उससे हमारा क्या होता है, इंसुलिन को लिया जाता था हमारा, और उसको ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करता था। तो ये क्या होता था, क्योंकि ह्यूमन का इंसुलिन, जो पिग का इंसुलिन था वो एक्चुअली ह्यूमन के इंसुलिन से थोड़ा सा मिलता जुलता था, इसलिए वो क्या होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम तो करता था, पर उससे इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स आते थे और पर्सन को बहुत ज़्यादा एलर्जी हुआ करती थी वहाँ पे, है ना। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जिस प्रकार के नॉन ह्यूमन सोर्सेज से हमने जो पहले इंसुलिन लिया था, उसकी जगह हमने क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाया, तो जिससे ये डिफरेंट जो हमारे एलर्जिक कंडीशन जैसी जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारी, वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एट प्रेजेंट की बात करें, अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज के लिए। अभी तक हमने डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स का फॉर्मेशन किया है फॉर ह्यूमन यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। बट इन इंडिया के अंदर बात करें, 12 ऑफ दीज प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। हमारी इंडिया के अंदर उनमें से केवल 12 ही काम कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिकली, है ना, इंजीनियरिंग इंसुलिन का फॉर्मेशन हमने किया है यहाँ पे। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर होता है, चेन ए और चेन बी। तो आपने इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स को देखा होगा, तो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। चेन ए की बात है, 30 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और चेन बी आपकी 21 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और दो लिंक दोनों आपस में जुड़ी होती है बाय द डाइसल्फाइडेड ब्रिजेस के द्वारा जुड़ी होती है। तो 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन के लिए। इन मैमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज synthesized as a pro-hormones which need to be processed before it become fully mature and functional hormone। तो ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो ये प्रो हार्मोन्स के रूप में हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सिंथेसाइज किया जाता है, और जब इसको काम में लेना होता है, फंक्शनल किया जाता है, तो इसको मैच्योर किया जाता है। यहाँ पे देखने को मिलता है। तो प्रो हार्मोन्स को एक्टिव हार्मोन्स में कन्वर्ट किया जाता है। इंसुलिन प्रो हार्मोन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रो हार्मोन होता है वो वहाँ पे चेन ए चेन बी के अलावा क्या होता है, सी पेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है। तो एक्टिवेट करने के दौरान क्या होता है, सी पेप्टाइड को निकाल दिया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे इंसुलिन में क्या होता है, ए और बी ही चेन ही रह जाती है हमारी। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन में बदलने के दौरान उसको रिमूव कर दिया जाता है। The main challenges for the production of insulin during recombinant DNA technology was getting the insulin assembled into the mature form में यहाँ पे देखने को मिलता है। In 1983 के अंदर बात करें हमारा, तो एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, है ना, उन्होंने 2 DNA sequence corresponding A और B chains of human insulin are introduced them into the plasmid of E. coli को उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, and produced insulin chain का फॉर्म है। इंसुलिन A और B were produced separately, extracted and combined by the creating the disulfide bond to them human insulin। तो एली लिली ने क्या किया, एक हमारे क्या ई कोलाई को लिया, एक के अंदर चेन ए का इंट्रोड्यूस किया, दूसरे के अंदर चेन बी को इंट्रोड्यूस किया, दोनों के अंदर उनका प्रोडक्शन कराया, बाद में दोनों में से ए और बी को निकाला, और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के क्या हुआ, कंप्लीट इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। तो इस प्रकार से इंसुलिन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बना, जिसके अंदर सी आपका पेप्टाइड नहीं था यहाँ पे। तो डायरेक्टली ए और बी चेन्स यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्मेशन में हमें देखने को मिली, और मैच्योर फॉर्म में देखने को मिली हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द इंसुलिन। तो जो इंसुलिन होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अंदर जो इंसुलिन की चेन जो बनती है हमारी, इस प्रकार से ये ए चेन है, ये बी चेन है, और इन दोनों के बीच में प्रो इंसुलिन हमारा देखने को मिल रहा है हमारा। अब आपको मालूम है कि इंसुलिन तो हमारा 15 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और उसमें केवल क्या होता है, ए और बी। तो हमने क्या किया, इस प्रो इंसुलिन को क्या होता है, रिमूव करते देते हैं जब मैच्योरेशन होता है। तो ओनली क्या होता है, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड रहता है हमारा, और यहाँ पे जो सी पेप्टाइड उसको निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर देता है, और ए और बी मिलकर दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से बनकर इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं हमारा। तो यहाँ पे जो हमने रिकमेंड टेक्नोलॉजी हमने किया, डायरेक्टली इसको ए और बी चेन को सेपरेट बनाया और जोड़ के एक प्रॉपर मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लिया यहाँ पे इस तरह से हमारा। तो इस प्रकार से इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जीन थेरेपी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। Gene therapy is a collection of the method that allow correction of the gene defect has been diagnosed in a child or embryo stage के अंदर। Here gene are inserted into the person's cell or tissue to treat a disease। अब जीन क्या होती है, जीन हमारे क्या होते हैं, बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कभी कभी जीन्स के अंदर भी, है ना, कोई डिफॉर्मिटीज की वजह से क्या होता है, ऐसे इनबॉर्न डिजीज डेवलप हो जाते हैं, है ना, जो आगे चल के कैंसर या किसी तरह की
और जैसी बीमारी इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हम जीन थेरेपी के द्वारा, अगर हमें पहले से पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी देके उस जो डिफेक्टिव जीन से उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। यहाँ पे द करेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ द नॉर्मल जीन। तो डिफेक्टिव जीन के हमने क्या हो गया, नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया इन इंडिविजुअल, यदि किसी पर्सन के अंदर या उसके एम्ब्रियो के अंदर। दिस डिलीवर्ड जीन प्रोड्यूस नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है विच वाज एब्सेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्मल जीन। जो कि प्रीवियसली क्या था, अब जो एब्सेंस थी नॉर्मल जीन के अंदर, हमने उसको क्या किया, उस जीन को डाल दिया, तो नॉर्मल जो प्रोटीन या उसके एंजाइम की वजह या प्रोटीन की वजह से जो डिजीज हो रही थी वो नहीं हो पाएगी। यहाँ पे द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1919 के अंदर हमने दिया था टू ए 4-year गर्ल, एक गर्ल्स के अंदर दिया था जो कि सफ़र कर रही थी किसके अंदर, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए डेफिशिएंसी बीमारी से क्या थी, हमारी सफ़र थी। उसके अंदर इस तरह की जीन थी, इसमें एडीए नहीं बन रहा था। और ये जो एडीए होता है, इट इज एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एडीए का प्रेजेंस होना जरूर था। सो दिस डिसऑर्डर इज कोज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज। तो इनके अंदर क्या था, इस बच्चे के अंदर क्या था, है ना, इसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन नहीं थी, उसका डिलीशन हो गया था। तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस करने की कोशिश। तो जो एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी, इसको हमने उसको करेक्शन करने के लिए जीन थेरेपी का यूज किया। क्या किया हमने, इन सम चिल्ड्रंस के अंदर डीएनए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा उसको क्या क्योर करते हैं हमारा। और इन अदर दूसरी तरीके से बात करें, इट कैन बी ट्रीटेड बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यहाँ पे देते हैं हमारा। इस कंडीशन में क्या होता है, इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय द इंजेक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, इंजेक्शंस देते रहते हैं हमारा। बट द प्रॉब्लम ऑफ विथ बोथ ऑफ दिस अप्रोच डेट वर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। यहाँ पे दोनों तरीके से कंप्लीटली क्योर नहीं हो पा रहा था हमारा। एट द फर्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं, हमारा जीन थेरेपी की बात करें, हमारा लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन ए कल्चर मीडियम आउटसाइड द बॉडी। लिम्फोसाइट के लिए हमको कल्चर मीडियम में क्या क्या ग्रो कराया। एंड फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है हमारा, हमने उसको यूजिंग द रेट्रोवायलर वेक्टर्स के अंदर यूज करते हैं हमारा। देन इंट्रोड्यूस इन दिस लिम्फोसाइट के अंदर वो जीन को हमने क्या किया, उस डीएनए को हमने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया लिम्फोसाइट के अंदर, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। और फिर ये जो कॉम्बिनेंट हुआ उसको हमने क्या किया, पेशेंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया हमारा। दिस पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। बट कंडीशन प्रॉब्लम क्या थी कि पेशेंट्स को बार बार क्या होता है, इसका ये इन्फ्यूजन कराना पड़ता था, लिम्फोसाइट्स हमें बार बार देनी पड़ती थी। एज लिम्फोसाइट हैज बीन अ डेफिनेट लाइफ, क्योंकि लिम्फोसाइट की क्या होते हैं, एक लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बात तो यहाँ पे कंटिन्यूस क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको करना पड़ता था हमारा। तो एक परमानेंट क्योर जैसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। तो हमने क्या किया बाद में हमारा, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो, अगर हमने जीन को क्या आइसोलेटेड करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग एडीए को प्रोड्यूस करने वाली जीन को हमने आइसोलेटेड किया एंड देन इंट्रोड्यूस इनटू द सेल, और सेल के अंदर हम क्यों इंट्रोड्यूस कर लिया एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। हमें मालूम है कि हमें अगर ऐसा कोई पेशेंट पैदा हो सकता है तो उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हमने वो जीन को हमने क्या किया, उसके अंदर बोन मैरो के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। तो इट कुड बी, तब क्या होगा, तब जैसे बोन मैरो मैच्योर होगी तो वो जो जीन है वो भी इंट्रोड्यूस होगी, और वहाँ से वो जीन जो होती है उस एडिनोसिन डीएमिनेज का फॉर्मेशन नेचुरल वे में कर दी जाएगी। तो ये एक तरीका होता है परमानेंट क्योर को करने के लिए हमारा। इस प्रकार से हम जीन थेरेपी करके ऐसे पेशेंट्स को बचा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो डायग्नोसिस में भी इसका बड़ा रोल है हमारा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे से एलिसा कहते हैं, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, आर द सम ऑफ द टेक्निक आर यूज इन अर्ली डायग्नोसिस विच हेल्प इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट में हमारा काम में आता है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज बीन प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम्स। अब जनरली सिम्टम्स आने पर ही हम क्या होता है, डिजीज का पता लगा पाते हैं, अगर सिम्टम नहीं तो पता नहीं लगता है। बट बाय दिस टाइम द कंसर्न
कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। और सिम्टम्स कब आते हैं? जब इनका पैथोजन का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता है हमारा, तभी सिम्टम्स आते हैं। बट वेरी लो कंसंट्रेशन बैक्टीरिया और वायरस अगर हमारी बॉडी में एट दैट टाइम द सिम्टम डिजीज आर येट नॉट विजिबल। जब पैथोजन्स हमारे बॉडी में बहुत कम नंबर्स में होंगे तब सिम्टम्स नहीं आते, तब उस कंडीशन में डिजीज का पता लगाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इस कैन बी ऐसी कंडीशंस के अंदर, यानी प्री मैच्योर कंडीशन के अंदर, अर्ली स्टेज के अंदर हम इस डिजीज के विभिन्न डिजीजेस के सिम्टम्स को हम पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? बाय द एम्प्लीकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। हम उसके न्यूक्लिक एसिड क्या करें? एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। किसके द्वारा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के द्वारा उसको एम्प्लीफाइड करके हम उस सेल्स में होने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के बारे में या चेंजेस के बारे में पढ़ के हम उसे बता सकते हैं कि आगे डिजीज कितनी कंडीशन, एडवांस कंडीशन में जाएगी या होएगी हमारी। सो पीसीआर इज यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड पेशेंट के अंदर, है ना। जो सस्पेक्टेड एड पेशेंट है ना, आपको मालूम है एड्स के इंक्यूबेशन टाइम की बात है 5 से 10 साल तक होता है हमारा, है ना। और वो भी सिम्टम्स आने पे पता लगता है। पर अर्ली स्टेज में अगर पर्सन करना है और किसी पर्सन को लगता है कि मैं शायद एड से सफ़र हो सकता हूँ किसी कारण से, है ना, तो वो पीसीआर टेक्निक का यूज करके अर्ली स्टेज में ही अपने एड्स की पुष्टि कर सकता है हमारा। पीसीआर इज आल्सो बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन द जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स के अंदर। तो याद रखिए आप पीसीआर का 2 जगह यूज, एक तो एड्स के इलाज के अंदर, प्रीमेच्योर के अंदर हमारा, और कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं हमारा। इट इज ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब मोलिकुलर प्रॉप्स, हमें एक तरीका हमारा देखने को मिलता है। ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए आर टैग्ड विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ उसके होना, रेडियोएक्टिविटी डेवलप करना क्या था? मोलिकुलर प्रॉप कहलाता है हमारा, है ना। इट अलाउ टू हाइब्रिड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ इसको हाइब्रिड करते हैं इन ए क्लोन ऑफ द सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो हमने फिंगरप्रिंटिंग के अंदर इसको अच्छे तरीके से समझा था कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स का होता है रेडियोएक्टिवली करके क्या करते हैं हमारा, फिर ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, एक्सरे कराते हैं हमारा, तो उसके हमारा क्या होते हैं, उसकी पूरी सीक्वेंसेज हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे। द क्लोन हैविंग द म्यूटेड जीन्स होगी वहाँ पे, हैज will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complemented the muted genes के साथ हमारे के, तो हम यहाँ पे पहचान सकते हैं। सो अगेन जो बात करते हैं यहाँ पे, एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। तो कई बार पूछा गया है कि एलिजा कौन से टेस्ट पे काम करता है हमारा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के बेसिस पे काम करता है हमारा। इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन के बेसिस पे क्या होता है हमारा, एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, और पैथोजन के में एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। तो जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, तो एलिजा के द्वारा अर्ली फॉर्मेशंस को हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि सस्पेक्टेड डिजीज कुछ है या नहीं है। तो ये हमें एक आइडिया जरूर दे देता है किसी इन्फेक्शंस के होने के बारे में। इस प्रकार से हम यहाँ पे भी डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हमारा। नेक्स्ट बात है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं हमारा। अब क्या होता है, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हमने किया यहाँ पे। सो एनिमल दोज डीएनए इज मैनिपुलेटेड किया हमने, है ना, तो पोसेस एंड एक्सप्रेस एंड एक्स्ट्रा फॉरेन जीन्स आर नोन एज, अब उसको हमने ट्रांसफर किया तो क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फॉर्मेशन हमने कर लिया यहाँ पे। ट्रांसजेनिक हमने क्या बनाया, रेट बनाए, हमने ट्रांसजेनिक रैबिट बनाए, ट्रांसजेनिक पिग्स बनाए, सीप बनाए, काऊ बनाए और फिश का फॉर्मेशन किया। ऑल थ्रू ओवर 95% ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर बात करें तो इनमें से 95 हमारे क्या है, माइस का ही यूज करता है। माइस आर यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में यूज करता है एंड इट हैज लॉट ऑफ सिमिलरिटीज विद ह्यूमन के साथ देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एनिमल्स को सीधा सीधा यूज करते हो आप, तो क्या होता है, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे कि नहीं आप जानवरों पे क्यों है। तो वैज्ञानिक क्या है कि हम तो हमारा खुद ही ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने फॉर्मेशन किया। यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कहाँ पे यूज होता है, हमारा बात करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी किस तरह की और डेवलपमेंट किस तरह, उसको हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। सो ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेशली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड, किस प्रकार से जीन का रेगुलेशन होता है, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, और किसी व्यक्ति के नॉर्मल फंक्शन, उसके डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसको किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम मालूम कर सकते हैं।
सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो है कि इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक, है ना, ग्रोथ फैक्टर्स में काम करते हैं तो उनके बारे में हम मालूम कर सकते हैं हमारा। बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स फ्रॉम द अदर स्पीसीज that are alter the formation of these factors and studying the biological effect and result information is obtained about the biological role of the factors of the body के अंदर। तो हम क्या होता है, इस तरह से दूसरी ट्रांसजेनिक जीन को डालकर हम देख सकते हैं कि ये अब ये जीन किस तरीके से काम कर रही है और किसको अफेक्ट कर रही है, तो हम उसके बारे में आइडिया लगा पाएंगे यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं स्टडी ऑफ द डिजीज के बारे में पता लगाने के लिए कि कोई डिजीज कैसे डेवलप होती है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करना पड़ेगा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज आल्सो यूज्ड टू अंडरस्टैंड द जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। किसी डिजीज के डेवलप होने में जीन किस प्रकार से अफेक्ट कर रही है, सर्विंग एज ए मॉडल फॉर द ह्यूमन डिजीज के लिए, जैसे कि कैंसर्स के बारे में पता लगाने के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे डेवलप होता है, रोमेटिक आर्थराइटिस कैसे और अल्जाइमर्स डिजीज कैसे डेवलप होती है, इन सब डिजीज का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में, और जीन कैसे इनको अफेक्ट करती है, किस प्रकार से रोल इनका रहता है, वो सब का हम इसका पता लगा सकते हैं। हमारा नॉलेज ऑफ दिस इज हेल्पफुल टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज के लिए। हमारा जब हमारा पाथ मालूम पड़ेगा किस प्रकार से उनका फंक्शंस कर रही है हमारी, एक बार पता लग जाए तो हमारा उसके ट्रीटमेंट के लिए हम नया तरीका आजमा सकते हैं, यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि मेडिसिन का फॉर्मेशन आपने बनाया, रिक्वायर्ड टू ट्रीट ए सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं हमारा बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द डीएनए या जीन को डालकर, विच कोडेड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाते हैं। सच एज ह्यूमन प्रोटीन की बात करते हैं, जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है किसके लिए यूज करते हैं, ट्रीट द एम्फाइसीमा डिजीज को यूज करने के लिए। तो हमने क्या किया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की प्रोटीन को लिया और उसको इंट्रोड्यूस किया हमने और यहाँ पे बना लिया। अब ये बनाया तो हम इसको हम इंट्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, एम्फाइसीमा जैसी बीमारी को क्या कर सकते हैं, पर इसके लिए पहले क्या किया, इसका कैसे काम करेगा ट्रांसजेनिक एनिमल, इसको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमारा। मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोयूरिया की बात करते हैं हमारा, है ना, ब्लैक यूरिन जो बोलते हैं हमारा, और सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करते हैं हमारा। आल्सो कंटेन सम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाती है हमारी, विच कैन बी प्रोड्यूस बाय द ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करके हम इसका पता लगा सकते हैं हमारा। इन 1997 के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का फॉर्मेशन हुआ, नाम था रोजी, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन रिच इन मिल्क, है ना, क्या था हमारा 2.4 ग्राम पर लीटर इसके अंदर मौजूद था हमारा। दिस मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन प्रेजेंट था, वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क। तो ह्यूमन जो बेबीज होते हैं हमारा, उसके अंदर उनको नरिशमेंट करने के लिए क्या होता है, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन की जरूरत होती है। तो कई ऐसी मदर्स होती हैं हमारी, है ना, और ये क्या होता है, एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करने में मदद करती है हमारा। या कई ऐसे अनाथ बच्चे भी होते हैं, है ना, जिनको हमें क्या होता है, मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको आप कहाँ से लाओगे उनके लिए, तो हमने क्या किया, ऐसी गाय को प्रोड्यूस किया जिसके अंदर मिल्क क्या था हमारा, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन था हमारा, और इस मिल्क में से हमने लिया और उस मिल्क को हमने क्या किया, उन बच्चों को जो अनाथ बच्चे थे या ऐसी माँ जिनके को दूध नहीं आ रहा है ना, उनके लिए हमने उसको मिल्क को इंट्रोड्यूस कराया है यहाँ पे। तो इस तरह के काऊ में ही हमने इस तरह के काऊ मिल्क में ही ये प्रोटीन हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीन सेफ्टी के केस की। हमारे ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज ऑफ टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन बिफोर दे आर यूज इन द ह्यूमंस। तो क्या होता है, हमने वैक्सीन लेबोरेटरी में तैयार किया, है ना, और इस वैक्सीन को डायरेक्ट आप ह्यूमन पे तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले माइस पे या कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे इसका इफेक्ट देखते हैं। अगर वो इफेक्ट सही आते हैं तो देन पे ह्यूमन ट्रायल के लिए हमें परमिशन दी जाती है हमारा। सो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू ट्रीट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन के रूप में भी हमने इसका यूज किया था हमारा। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, अगर सक्सेसफुल रहा और हमारे भरोसेमंद मिलता है हमारा, दे कुड बी रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द शेप ऑफ द बेचे, तो देन इसका क्या होता है, मंकीज पे यूज किया जाता है ना, शेप का मंकी पे यूज करता है, अगर मंकी में भी यूज होता है तो फिर देन ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है हमारा। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के केस में हमारा, दिस इज नोन एज द टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। तो हमने कोई केमिकल से वो किस तरह की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ये सब पता लगाने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का
का यूज करता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिन सब्सटेंस फॉर नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। सो दे आर देन एक्सपोर्ट द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडीज, उनके अंदर कोई अगर टॉक्सिक इफेक्ट है तो क्या इफेक्ट आते हैं तो उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का डिफरेंट यूजेज हमने यहाँ पे देखने को मिला। सो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर हेल्पफुल ऑप्टन रिजल्ट इन लेसर टाइम में हम उसका मालूम कर सकते हैं कि वो टॉक्सिक है या नहीं है, या क्या उसका इफेक्ट हमें बॉडी में रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इथिकल इश्यूज के बारे में, कुछ नैतिक तरीकों के बारे में बात करें। द मैनिपुलेशन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन कैन हेल्प और हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज ए मोर्टेलिटी इशू विथ बायोटेक्नोलॉजी के साथ हमें देखने को मिलता है हमारा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल इन द इकोसिस्टम कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट विच इज द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की GEAC एक कमेटी हमारी जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बोलते हैं हमारा, मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्चेज एंड सेफ्टी टू इंट्रोड्यूस GM ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विलेंस। क्या होता है हमारा, ये जो एक कमेटी है हमारी की बात करते हैं, आपने अगर कोई जेनेटिकली कोई प्रोडक्ट बनाया है या कोई जीन बनाया, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कराया, तो ये कमेटी क्या करती है, उसके बारे में क्या करती है, पहले ह्यूमन ट्रायल देने के लिए मार्केटिंग करने से पहले उसके बारे में सही ढंग से जानकारी एकत्रित करती है हमारा। और अगर इनको सब कुछ सही सही लगता है देन ये परमिशन देती है, फिर उसको आगे आपको एग्रीकल्चर में यूज करना है या ह्यूमन में यूज करना है या किसी और चीज़ में थेरापेटिक्स में यूज करना है, तो इसका परमिशन आपको मिलती है। तो GEC आपको इसके बारे में हैंडलिंग करने का काम करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सो GEC क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी। द मॉडिफिकेशन एंड यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज के लिए बात करते हैं। एज फूड और मेडिसिन सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हैज़ आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विथ पेशेंट ग्रांटेड फॉर द सेम, है ना, कि किसी तरह की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, या होगी तो क्या होगी, है ना, वो सब चीज़ों की परमिशन यहाँ पे GEC के द्वारा दी जाती है हमारी। तो सर्टेन कंपनीज गॉट पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज दैट अलाउ यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, है ना। तो कुछ कंपनी ने क्या किया हमारे, इनके लिए क्या हो गया, पेटेंट प्राप्त कर लिए गए हमारा, है ना, जो कि यूज है जेनेटिक मटेरियल के लिए, प्लांट के लिए, अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए, दैट विच वर एक्चुअली आइडेंटिफाइड को पहचाना जाता है, डेवलप किया जाता है एंड यूज बाय द फार्मर and indigenous people of the specific region country. These companies show that these qualities of organism plant were identified or developed by them and got them patent in name of the कंपनीज में कहते हैं। तो पेटेंट क्या होता है, आपको पेटेंट आपको क्या स्पेसिफिक राइट्स प्रोवाइड कराता है हमारा किसी भी चीज़ के लिए। तो जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं हमारी, इन जो थेरापेटिक यूज जनरल हो रहे हैं उनके अंदर, तो उनके जीन के बारे में या उनके केमिकल्स के बारे में उनको क्या करती हैं, लेबोरेटरी में चेक करती हैं, उनके बारे में पता लगाती हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या करती है, पेटेंट कर लेती है हमारा। अब पेटेंट में क्या होता है, उसको सोल राइट मिल जाता है उस कंपनी के अंदर कि कोई भी व्यक्ति को अगर उसको यूज करना है तो उसको उस कंपनी से क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और बदले में आप उससे अगर मुनाफा कमाते हो तो उसको कुछ खर्चा पानी देना पड़ता है हमारा। ये पेटेंट हमारा कहलाता है हमारा। जैसे कि हमारी एक राइस कंट्रोवर्सी आई थी, इसी केस के अंदर हम बात करते हैं हमारा। देयर आर एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस ऑफ इंडियन अलोन। अगर इंडिया में बात करते हैं तो 2 लाख वैरायटीज राइस के हमें देखने को मिलती है। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया के अंदर जो है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ हमारी इंडिया के अंदर ही राइस की देखने को मिलती है। जैसे कि बासमती राइस के बारे में बात करते हैं, डिस्टिंक्ट फॉर इज यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर्स के बारे में होता है हमारा। एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती आर ग्रोन इन द इंडिया, है ना। और बासमती राइस क्या होता है, आपने मालूम है स्पेशल प्रकार का राइस हो जो कि इसकी स्पेशल खुशबू होती है। और हमें मालूम है कि हमारे घर में मेहमान आते हैं तभी हम बासमती राइस को हम सर्व करते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है हमारा, है ना। तो आपको तो ये स्पेशल वैरायटीज़ होती है और स्पेशल खुशबू इसके अंदर आती है हमारी। और लगभग हमारी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ हैं बासमती की अभी तक है, जो हमारे इंडिया में हम ग्रो करते आ रहे हैं हमारा। इन 1997 के अंदर अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, दे गोट द पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। तो उन्होंने क्या किया, हमारा थोड़ा बहुत उसमें बासमती राइस में क्या होगा, हमारा चेंजेस करके, उसकी जीन में चेंजेस करके क्या किया उन्होंने, उसके अंदर
टैक्स मती के नाम से क्या क्या वहाँ पे उन्होंने यूएस के अंदर पेटेंट करा दिया, ट्रेडमार्क करा लिया के अंदर। दिस अलाउ द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अबॉर्ड। और ये क्या किया उन्होंने, अब ये पेटेंट होने के बाद क्या होता है, एकाधिकार हो जाता है उस कंपनी को कि कोई उसको इनके परमिशन के बिना इस वेराइटी को बेच नहीं सकता है हमारा। द न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैज एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वेराइटी। और जो स्पेशल वैरायटी जो उन्होंने बनाई थी हमारी टैक्स मती के नाम से बनाई थी उन्होंने, ये क्या थी, ऑलरेडी इंडियन फार्मर्स है ना ऑलरेडी डेवलप किए हुए थे हमारे इंडिया के अंदर हमारा। सो इंडियन बासमती वाज क्रॉस विद द सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज एंड क्लेम एज एन इन्वेंशन और ए नोवल्टी। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इंडियन बासमती को उन्होंने सेमी ड्राफ्ट वेराइटी थी को राज किया, तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया और एक नई वेराइटी को उन्होंने क्या किया, डेवलप करा दिया हमारा। द पेटेंट राइट आल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पीपल टू सेल बासमती राइस विच वाज द फाइनेंशियल लॉस टू द इंडियन फार्मर्स। के लिए क्या हुआ, हमारा एक नुकसान था हमारा देखने के लिए, तो हम राइस को क्या बेच नहीं सकते फिर उस चीज़ के अंदर। तो सेवरल अटेम्प्ट टू हैज बीन मेड टू गेट द पेटेंट फॉर टर्मरिक एंड नीम विच आर आल्सो बाय द जनरेशंस इन द इंडिया फॉर द थेरापेटिक एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। हमें मालूम है कि हमारे जैसे नीम है और हमारी नीम की बात कर रहे हैं हमारा, या हल्दी की बात करते हैं, तो हमारे बरसों से हम इसको क्या करते हैं, हमारा थेरापेटिक यूज के अंदर उसको लेते हैं, हमारा बीमारी के इलाज के लिए यूज कर रहे हैं, हमारा इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होती है नीम की हमारा, उसको हम यूज करते आ रहे हैं। इसका भी क्या किया यूएस ने, क्या किया, पेटेंट ले लिया है ना, और जिसको हम क्या ऑलरेडी बहुत पहले से ही यूज करते आ रहे थे। तो इस और इसकी थेरापेटिक प्रॉपर्टी और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी का क्या लिया उन्होंने, पेटेंट ले लिया कि ये हमने इसके बारे में खोज खबर की है। अब आप इसका क्या कर सकते हो, आप यूज नहीं कर पाओगे, यूज करोगे तो आप इसको क्या पेमेंट देना पड़ेगा यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ता है। तो वी शुड बी विजिलेंट, और इफ वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर these patent application, other countries, individual and company may take benefit from our rice legacy and we may not be able to do anything about it। अगर हम टाइम रहते अगर नहीं पहचान पाए है ना, इन कंट्रोवर्सी को नहीं पहचाना और हम जानकारी विजिलेंट नहीं रहे, हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं रहे, तो दूसरे देश क्या कराएंगे, हमारी इन जो हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, थेरापेटिक यूज़ कर रहे हैं, या हमारी जो नॉलेज है हमारी, इनको वो लोग क्या करेंगे, पेटेंट कराएंगे, और हमें क्या होगा, बाद में क्या होगा, फाइनेंशियली क्या होगा, लॉस होने लगेगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये क्या होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है हमारी, वो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, नॉलेज तो खूब भरी हुई है उनके अंदर उनके डिफरेंट प्लांट्स के बारे में नॉलेज है वो, पर जो डेवलप्ड कंट्रीज की बात है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, पर उनके पास क्या होता है, इस तरीके की नॉलेज नहीं होती है इनके अंदर। तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे का जोर लगा के क्या होता है, इन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जाके अंदर क्या होता है, देखते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उन चीज़ों को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उनकी जीन या प्रोटीन के बारे में मालूम करके उसका तोड़ मरोड़ करके उसका क्या करते हैं, पेटेंट करा लेते हैं। और इस प्रकार से वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या रहती है हमारी, फिर वो फाइनेंशियली क्या तो और पुअर ही रह जाती है यहाँ पे। इस प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज का यूज करते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो इसके लिए हमें अवेयर लेने की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, और समय पे हमें क्या होता है, इसके बारे में काउंटर इफेक्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोपायरेसी के बारे में बात करते हैं। बायोपायरेसी क्या है, इज ए यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन without proper authorization from the countries and people concerned without the compensatory payment के बिना। तो बायोपायरेसी क्या है, जैसे आपने कोई चीज़ को बनाया है ना, तो आपने उसका पेटेंट कराया, तो आपके पास उसका एकाधिकार है, अब किसी को उसको यूज करना है तो आपसे अधिकार लेना पड़ेगा, या आपको उसके बदले कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। तो क्या होती है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है ना, या अदर ऑर्गेनाइजेशन है, विदाउट उस पर्सन से ऑथराइजेशन लिए भी उसका क्या करते हैं, चोरी छुपे यूज करते रहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं हमारा। सो डेवलप्ड कंट्रीज आर रिच बट दे लेस द लेस बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज कम होती है देन डेवलपिंग कंट्रीज की तुलना में, एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। तो डेवलप्ड कंट्रीज हैव द एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी टू यूज दिस बायोडाइवर्सिटी। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती है, हमारा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारा, है ना, ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी के बारे में एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर देयर favor and use of developed of the modern applications उनसे डेवलप करते हैं and can be used for the save time effort and expenditure using their commercialization उसका कर देते हैं यहाँ पे। There has been growing realization of injustice
inadequate compensations and benefit sharing between the developed and developing countries. Therefore, some nations are developed laws to prevent such अनऑथोराइज एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज। तो इस तरीके की जो ये डेवलप्ड कंट्रीज कर रही है, इसके लिए क्या हुआ, इन डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है जो हमारी, उन्होंने क्या किया, इस तरीके के लॉज बनाए ताकि कोई ये डेवलप कंट्रीज उनका यूज ना कर पाए हमारा, और ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज ना कर पाए। इन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बात करें तो सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल विल टेक सच इश्यूज इनटू द कंसिडरेशंस को देखते हुए हमारा इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स एंड इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए। तो कुछ हमारे पेटेंट के लॉ भी हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए हैं यहाँ पे देखने को माफ करते हमारे। तो ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में, बातचीत के बारे में। तो हमने एक एक चीज़ को यहाँ पे एनसीईआरटी के नज़रिए से समझने की कोशिश की है हमारी। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।